नमस्कार दर्शकों, आप क्रसमोटो चैनल पर हैं। इटालियन मोटरसाइकिलें मोटरसाइकिल इतिहास का रोचक अध्याय हैं। अपेनाइन प्रायद्वीप से आने वाले कई ब्रांड्स में से एक के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। ये एमवी अगुस्ता है, जो ग्रां प्री रेसिंग में दशकों की सफलता को एग्जॉटिक रोड मोटरसाइकिलों से जोड़ने वाले कुछ ब्रांड्स में से एक है। कई वर्षों से एमवी अगुस्ता ऐसी दो पहिया मशीनें डिजाइन और तैयार कर रहा है जो अपनी खूबसूरती और डिटेलिंग, ताकत और रोमांच के लिए मशहूर हैं और यूजर्स में जबरदस्त भावनाएं जगाती हैं। आराम से बैठिए, देखने का आनंद लीजिए। अगुस्ता उपनाम पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में सुनाई दिया था और ये उभरती हुई इटालियन एविएशन इंडस्ट्री के पायनियर काउंट जियोवानी अगुस्ता से जुड़ा था। जियोवानी का जन्म सिसिली में हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे औद्योगिक रूप से विकसित उत्तरी इटली चले गए। 1907 में कासिनो कोस्टा वारेजे क्षेत्र में उन्होंने विमान निर्माण के लिए अपनी कंपनी स्थापित की और सिर्फ 1910 में ही पहला विमान तैयार हो गया, जिसका नाम था AG-1। प्रथम विश्व युद्ध ने दिखा दिया कि विमान चाहे उस समय जितना भी आदिम रूप में क्यों न हो, युद्ध के मैदान में प्रभावी हो सकता है, और टोही के रूप में तो यह बिल्कुल ही अनमोल चीज है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगुस्ता के विमानन उत्पादन में अभूतपूर्व उछाल आया और ग्राफ ने वॉलंटियर बनकर मालपेंजा एयर बटालियन ज्वाइन की। हर सेना के ऑर्डर बढ़ रहे थे। ग्राफ जियोवानी अगुस्ता ने 1919 में समाराते में कोस्ट्रोजियोनी एरोनोटिके जियोवानी अगुस्ता SA विमान निर्माण कारखाना स्थापित किया। 1927 में जियोवानी अगुस्ता का 46 साल की उम्र में निधन हो गया और उनका उद्यम उनकी पत्नी जोसेफिना और बेटों डोमिनिका, विंचेंजा, मारियो और कराडा को मिला। कंपनी का मुख्य संचालनकर्ता डोमिनिका अगुस्ता बन गया। 1932 से 1945 तक वे पूरी तरह विमानन उद्योग में सक्रिय रहे और कई सैन्य विमानों का निर्माण किया। 30 के दशक के अंत में डोमिनिका ने अपने उद्यम का विस्तार करने का सोचा। इस फैसले से जोखिम कम करने और आय बढ़ाने में मदद मिली। मोटरसाइकिलों के जरिए विविधता बढ़ाने की योजना बनाई गई, खासकर इटली में बढ़ती मांग के कारण। डिजाइन पर काम पावर यूनिट के विकास से शुरू हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से यह प्रक्रिया धीमी हो गई। सरल सा एक सिलेंडर वाला 98 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन, वेट क्लच, 2 स्पीड गियर बॉक्स और 4.5 हॉर्स पावर की ताकत के साथ 1943 में तैयार हो गया था। मोटरसाइकिलों के उत्पादन का संगठन युद्ध के चलते संभव नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, इटली हारने वालों में था और पेरिस शांति सम्मेलन के तहत उसकी सेनाओं की संख्या सीमित कर दी गई थी। इसका मतलब था कि तरह तरह के सैन्य ऑर्डर, जिनमें विमानन भी शामिल था, खत्म हो गए। इस बार काशिना कोस्टा की कंपनी को जल्दी विकल्प ढूंढना या बंद होना था। अच्छी बात यह थी कि मोटरसाइकिल निर्माण में पहले से कुछ काम हो चुका था और इतालवी समाज को सस्ते, सरल परिवहन की जरूरत थी। 19 जनवरी 1945 को डोमिनिका अगुस्ता ने मोटरसाइकिल परियोजना को साकार करने के लिए मैकानिका वेरगेरा अगुस्ता कंपनी स्थापित की। इसी साल अक्टूबर में मिलान में प्रेस को तैयार प्री सीरीज नमूना प्रस्तुत किया गया। यह हल्की मोटरसाइकिल थी जिसमें पीछे के पहिए के लिए रिजिड सस्पेंशन और आगे लीवर टाइप फ्रंट फोर्क था। पेट्रोल टैंक पर बड़े अक्षर MV चमक रहे थे और आगे मडगार्ड पर प्लेट लगी थी। वेस्पा 98 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, आपने सही सुना, वेस्पा। सच ये है कि ये नाम पहले से किसी के पास था, इसलिए छोड़ना पड़ा। सन 1946 में मोटरसाइकिल को MV 9098 नाम से 2 वेरिएंट्स में प्रोडक्शन लाइन पर उतारा गया। पहला वेरिएंट इकोनॉमिका कहलाता था और ये लगभग 1945 के प्रोटोटाइप जैसा ही था। दूसरा एडवांस वेरिएंट टूरिज्मा था, जिसमें 3 स्पीड गियर बॉक्स और रियर व्हील के लिए पेंडुलम सस्पेंशन था। शुरुआती उत्पादन बहुत सीमित था
पूरे 1946 में सिर्फ 50 मोटरसाइकिलें ही प्रोडक्शन लाइन से निकली थीं। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, एक छोटा ब्रेक। एक शब्द में इटालियनों के स्वभाव को कैसे बताएं? मेरे दिमाग में एक्सप्रेसिव शब्द आता है। वे बहुत भावुक हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतने जोशीले स्वभाव वाले लोग जो एपेनाइन प्रायद्वीप से आते हैं, हर तरह की रेसिंग में सफल रहे हैं। 1946 में एमवी अगुस्ता ने नियमित सहनशक्ति, रेस, एंड्योरेंस में आधिकारिक रूप से भाग लेना शुरू किया, और जीत ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाती थी। पहले सीजन में विंचेंजो नेंचियोनी ने अक्टूबर में लास्पेजिया और नवंबर में मोन्जा रेस जीती। तब पोडियम की सभी जगहें एमवी अगुस्ता के रेसर्स ने ली थीं। इसी सफलता की लहर पर सवार होकर 99 स्पोर्ट मॉडल तैयार की गई थी। पिछले वर्जनों से इसे टेलीस्कोपिक फोर्क, 5 सेंटीमीटर छोटी व्हील बेस और 5 हॉर्स पावर तक बढ़ाया गया इंजन अलग बनाते थे। शायद ये सिर्फ 5 हॉर्स पावर थे। मोपेड अल्फा इससे ताकतवर है, लेकिन उस समय यह सीरियल तकनीक में इंजन क्षमता का रिकॉर्ड था। 1947 में एमवी अगुस्ता ने मिलान के व्यापार और औद्योगिक मेले में कई नई चीजें पेश की। मोटरसाइकिल परिवार में अब एमवी 98 मॉडल का लग्जरी वर्जन, 2 सिलेंडर 125 सीसी 2 स्ट्रोक मॉडल और 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 250 सीसी मॉडल शामिल हो गए। 250 टूरिज्मो की बनावट उस समय के लिए आम थी। 6 से 1 के कंप्रेशन रेशियो पर सिंगल सिलेंडर इंजन 11 हॉर्स पावर देता था, जिससे 110 किमी प्रति घंटा की रफ्तार मिलती थी। कमजोर प्रदर्शन के चलते ये मोटरसाइकिल 3 साल में ही बंद हो गई और 100 यूनिट के बाद प्रोडक्शन रोक दिया गया। 2 सिलेंडर 125 सीसी मॉडल को प्रेस और समाज ने सराहा, लेकिन ऊंची कीमत के कारण इसका सीरियल प्रोडक्शन नहीं हुआ। 1948 की वसंत में एक और किफायती 125 टूरिज्मो उपभोक्ताओं के लिए पेश हुआ, जिसमें 1 सिलेंडर और 5 हॉर्स पावर का इंजन था। उस समय तक खेल के नजरिए से 98 घन सेंटीमीटर की क्षमता अपनी प्रासंगिकता खो चुकी थी। युद्ध के बाद की रेसिंग अराजकता धीरे धीरे आधिकारिक आयोजनों को जगह देने लगी, जिनमें क्लासिक ग्रांड प्री फॉर्मेट के अनुसार वर्गों में विभाजन होता था, 125, 250 और 500 घन सेंटीमीटर। 1948 में फाइंजा में नेशंस ग्रांड प्री में 125 घन सेंटीमीटर वर्ग में फ्रांको बर्टोनी और उनकी एमवी अगुस्ता को कोई भी प्रतिद्वंदी टक्कर नहीं दे सका। हालांकि प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। 1949 में अगुस्ता मॉन्डियल और मोटो मोरिनी से हार गईं। तकनीकी बढ़त के लिए डोमिनिका अगुस्ता ने गिलेरा कंपनी के डिजाइनर पिएरो रिमोरो और रेसिंग टीम के मुख्य मैकेनिक आर्तुरो मैग्नी को अपनी कंपनी में खींच लाया, और इस जोड़ी ने 2 बेहतरीन रेसिंग मॉडल बनाए, 500 सीसी की इनलाइन 4 और 125 सीसी की सिंगल सिलेंडर, जिसमें 2 ओवरहेड कैमशाफ्ट थीं। असल में एमवी अगुस्ता की 500 सीसी बाइक, खासकर उसका इंजन, गिलेरा के इंजन की कॉपी था। यह इसलिए हुआ क्योंकि रिमोरो और मैग्नी ने नौकरी छोड़ने से पहले डिजाइन की नकलें ले ली थीं। रेसिंग में पहली बड़ी सफलता नई 4 स्ट्रोक ओवरहेड वॉल्व 125 सीसी बाइक ने हासिल की। ब्रिटिश राइडर सेसिल सैमफर्ड ने 1952 में टूरिस्ट ट्रॉफी जीती और एमवी अगुस्ता पर 125 सीसी क्लास में वर्ल्ड चैंपियन बने। और उसी साल सितंबर में लेस्ली ग्रैहम ने काउंट अगुस्ता को दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया, जब उन्होंने कंपनी की बाइक पर 500 सीसी क्लास में पहला ग्रांड प्री जीता, वो भी पवित्र मोन्जा के ट्रैक पर, और उम्बर्टो मजेट्टी को गिलेरा पर 58 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। एक बड़ा विवाद हुआ। जियुजेपे कोमेंडाटोरे जिलेरा ने विरोध जताया, कहा एमवी का इंजन क्लास की अनुमति से ज्यादा क्षमता का है। आयोग को कोई उल्लंघन नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। प्रतियोगिताओं में सफलताओं ने कंपनी का नाम बना दिया, जिससे बिक्री की मात्रा बढ़ाने में मदद मिली। 1949 में तकनीकी उत्पादों की श्रृंखला में मोटर स्कूटर जोड़े गए और 1955 में मोकेक जोड़े गए, जिन्हें कंपनी 1969 तक बनाती रहेगी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स हल्की मोटरसाइकिलों का था, जिन्हें शुरुआती इतालवी रेसर उत्साह से खरीदते थे। एमवी अगुस्ता की तकनीक में उन्हें पावर, डायनेमिक्स और किफायती कीमत पसंद थी। सन 1948 से 1953 के बीच कंपनी ने कई 125 सीसी मॉडल पेश किए। सबसे लोकप्रिय मॉडल था 125 मोटोरे लुंगो। ये उस समय की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल थी। सन 1953 एमवी अगुस्ता के औद्योगिक उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था।
क्योंकि विस्तृत मॉडल रेंज और नई 125 पुलमैन मॉडल की शुरुआत के कारण पहली बार उत्पादन 20,000 मोटरसाइकिलों तक पहुंच गया। स्पेन में पहला कारखाना शुरू हुआ, जिसे निर्यात के लिए मोटरसाइकिल बनाने का लाइसेंस मिला। लेकिन इन आंकड़ों पर ध्यान दें, इटली के लिए 20,000 मोटरसाइकिलें क्या है? बहुत कम। और एमवी अगुस्टा वो कंपनी नहीं होगी जो बहुत सारे इटालियनों को दो पहियों पर बैठाएगी। लोकप्रियता में वेस्पा, लैम्ब्रेटा, डुकाटी, मोटो गुज्जी सफल होंगी, लेकिन ग्राफ अगुस्ता का शौक हमेशा से ही रेसिंग पर जोर देने वाले, सीमित मात्रा में बनने वाले एग्जॉटिक मोटरसाइकिलों का उत्पादन ही रहेगा। याद है, अगुस्ता परिवार ने विमानन से कारोबार शुरू किया था और 1952 में अगुस्ता की विमानन कंपनी लंबे समय के ठहराव के बाद फिर से काम शुरू करती है। वहां अमेरिकी बेल हेलीकॉप्टरों की लाइसेंस के तहत असेंबली शुरू हुई और इसके साथ ही इटली की नौसेना, ईरान के शाह और कुछ अन्य देशों की सैन्यवादी सरकारों को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते किए गए। जहां सैन्य तकनीक और हथियार बनते हैं, वहां बड़ी रकम लगती है। जल्द ही अगुस्ता परिवार की मुख्य आय का स्रोत हेलीकॉप्टर असेंबली होगी और डोमिनिको के लिए मोटरसाइकिलें सिर्फ शौक रह जाएंगी। अब उसके सामने यह सवाल नहीं था कि नई रेसिंग मोटरसाइकिल मॉडल के विकास या फैक्ट्री टीम की प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए पैसे कहां से लाए। उस समय मैकानिका वर्गेरा की सीरियल प्रोडक्शन लाइन में 2 स्ट्रोक इंजन वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर शामिल थे, जिनकी क्षमता 98 से लेकर 150 सीसी तक थी। लेकिन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हमेशा 4 स्ट्रोक इंजन को पसंद करते थे, क्योंकि उनमें टॉर्क ज्यादा होता था। इसलिए रेमोरो को 4 स्ट्रोक रोड मॉडल विकसित करने का जिम्मा सौंपा गया और 1953 में 175 सीसी के 2 मॉडल सीरियल प्रोडक्शन में गए। समय के साथ ये परिवार बढ़ता गया। इस तकनीक की सीरीज 1960 तक बनाई गई थी, जिसमें टूरिस्टिक, स्पोर्ट्स और सुपर स्पोर्ट्स मॉडल शामिल थे। इसके अलावा 2 रेसिंग वेरिएंट भी मौजूद थे। ईंधन टैंक के आकार के कारण स्पोर्ट्स मॉडल्स को डिस्को वोलांते यानी उड़न तश्तरी कहा गया। 175 सीसी इंजन ने सिर्फ रोड रेसिंग में ही नहीं, बल्कि और भी जगह नाम कमाया। 1955 से 1958 तक एमवी ने ऑफ रोड रेसिंग मोटरसाइकिलें भी बनाईं और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिनमें 6 डेज ट्रायल भी शामिल है। इसी इंजन के साथ मोटोकारो नामक ट्राईसाइकिल भी थी, जिसकी लोडिंग क्षमता 300 किलोग्राम थी। दुर्भाग्य से 175 सीसी परिवार में एक बड़ी कमी थी। असल में उसके फायदों का दूसरा पहलू था। मोटरसाइकिल को एक रेसिंग इंजीनियर ने डिजाइन किया था जो फर्डिनांड पोर्शे के उस नियम का पालन करता था। आदर्श रेसिंग कार सबसे पहले फिनिश लाइन पार करती है और फिर उसके पुर्जे अलग हो जाते हैं। एमवी अगुस्ता की 4 स्ट्रोक 175 सीसी बाइक्स की परफॉर्मेंस शानदार थी, लेकिन वे ज्यादा टिकाऊ नहीं थीं। उन्हें यहां तक कि नाजुक हीरे भी कहा जाता था। ये मॉडल काशिनो कोस्टा की कंपनी के बेस्ट सेलर थे। सन 1956 में कंपनी ने मॉडल 83 मोटरसाइकिल पेश की। 83 इंजन की क्षमता है। एमवी अगुस्ता के इंजीनियर इंजन की क्षमता के साथ प्रयोग कर रहे थे ताकि एक हल्की मोटरसाइकिल बनाई जा सके जो 2 लोगों को ले जा सके और साथ ही उसमें पर्याप्त गति और ईंधन की बचत हो। इसी साल इंजीनियर 250 सीसी मॉडल पेश करने के लिए तैयार थे। ये है 250 रेड। हालांकि अगली समस्या ये आई कि मोटरसाइकिल भारी और प्रभावशाली नहीं थी। इसका डिजाइन 125 सीसी मॉडल जैसा था और ये बस थोड़ी बड़ी थी। 1959 में इस स्थिति को 300 सीसी मॉडल से सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजतन सिर्फ 544 250 सीसी और लगभग 500 300 सीसी बनाए गए। ये ध्यान में रखते हुए कि इन मोटरसाइकिलों की छोटी खेपें इटली की पुलिस और सेना को भी दी गई थीं। 1959 तक 175 सीसी इंजन को बढ़ाकर 232 सीसी कर दिया गया और इसे टाइबर मॉडल में लगाया गया, लेकिन यह मॉडल लोकप्रिय नहीं हो सका। हालांकि खुद इंजन 1968 तक बना रहा और इसे मालवाहक ट्राईसाइकिल में लगाया जाता रहा। उस समय तक एमवी अगुस्ता के प्रबंधन के सामने एक मुश्किल चुनौती थी, ब्रांड को नाजुक हीरों की संदिग्ध प्रतिष्ठा से छुटकारा दिलाना। और यहाँ पर विमानन विभाग का अनुभव काम आया। चूंकि यह हेलीकॉप्टरों का लाइसेंस प्राप्त निर्माण था, इसमें विदेशों से, इस मामले में अमेरिका से, तकनीकें आती थीं। मोटरसाइकिल निर्माण में कई नई तकनीकों का उपयोग हुआ। एमवी अगुस्ता सामग्रियों, प्रोसेसिंग तकनीकों, हाइड्रोलिक ड्राइव प्रोटोटाइप,
डायरेक्ट इंजेक्शन 2 स्ट्रोक इंजन आदि पर प्रयोग कर रहा है। उस समय इंजीनियरों ने इंजन की लुब्रिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाकर उसकी उम्र कई गुना बढ़ा दी थी। नई 4 स्ट्रोक एमवी अगुस्ता 125 TRI का मुख्य विज्ञापन संदेश इसकी विश्वसनीयता और बिना किसी समस्या के 1 लाख किलोमीटर तक चलने की गारंटी पर केंद्रित था। इसी वजह से इस मॉडल को सेंटोमिला कहा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है 1 लाख। 50 के दशक के उत्तरार्ध में यूरोपीय मोटरसाइकिल बाजार अभी भी चरम पर था। हालांकि आने वाले संकट के पहले संकेत दिखाई देने लगे थे, जिसने कई मोटरसाइकिल निर्माताओं को रेसिंग और संबंधित अनुसंधान में निवेश कम करने के लिए मजबूर कर दिया। मोटो जीपी के 1957 सीजन के बाद इतालवी मोटरसाइकिल निर्माता गिलेरा, मोटो गुज्जी और मोंडियल ने बढ़ते खर्चों और घटती बिक्री के कारण संयुक्त रूप से ग्रांड प्री रेसिंग में भाग न लेने का फैसला किया। ग्राफ अगुस्ता ने पहले इस पहल का समर्थन किया, लेकिन बाद में विचार बदल लिया। एमवी अगुस्ता ने ग्रांड प्री रेसिंग में दबदबा बनाए रखा और 500 सीसी वर्ग में लगातार 17 विश्व चैंपियनशिप जीती। डोमिनिको अगुस्ता के पास पर्याप्त पैसे थे, इसलिए उन्होंने उस दौर के बेहतरीन रेसर्स जैसे कार्लो उबियाली, जॉन सर्टीस, माइक हेलवुड, जैकोमो अगोस्तिनी, फिल रेड और इंजीनियर आर्तुरो मानी को नियुक्त किया। 60 के दशक से 3 और 4 सिलेंडर रेसिंग अगुस्ता अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ देते थे। सन 1949 से 1976 तक के समय में 270 रेसें जीतीं, साथ ही 38 व्यक्तिगत चैंपियनशिप खिताब और 37 कंस्ट्रक्टर्स कप भी हासिल किए। साठ के दशक में यूरोपीय मोटरसाइकिल उद्योग संकट में आया और बिक्री घटने लगी। कंपनी कई तकनीकों में खुद को आजमाती है। 50 सीसी, 125 और 150 सीसी फिर से ऑफ-रोड स्पोर्ट्स में लौटते हैं और 1966 तक 5 स्पीड गियर बॉक्स 125 सीसी और उससे ऊपर की बाइकों के लिए मानक बन जाता है। सबसे साहसी प्रयोग एमवी अगुस्टा का 1965 में हुआ था। तब मिलान मोटर शो में कंपनी की फ्लैगशिप मॉडल पेश की गई थी, जिसमें इनलाइन 4 इंजन की क्षमता 600 सीसी थी। दुनिया की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री वर्षों से इस घटना की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रही थी। बड़ी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की मांग बढ़ रही थी और आम मोटरसाइकिल में इनलाइन 4 इंजन लगाना काफी आकर्षक था। एमवी अगुस्ता निर्माण में इनलाइन 4 इंजन को फ्रेम में ट्रांसवर्सली लगाने वाली पहली कंपनी बन गई। इतना प्रभावशाली डेब्यू दूसरी नई मॉडल को पीछे छोड़ गया, MV 250B ट्विन सिलेंडर, जो कंपनी के लिए भी एक नई और दिलचस्प मॉडल थी। सच तो यह है कि ट्विन सिलेंडर को किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसकी खूबियां औसत थीं और अपने वर्ग में इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। 1970 तक सिर्फ 1500 MV 250B के मॉडल बनाए गए और इसने अपनी जगह ज्यादा सफल 350B को दे दी। कंपनी का उत्पादन हमेशा सीमित ही रहा और डोमेनिको अगुस्ता हमेशा इस बात के लिए मशहूर रहे कि क्या और किस रूप में बनाना है, इसका फैसला वही करते थे। अगर रेसिंग मशीनें शानदार थीं और लगभग हर रेस में अपनी श्रेष्ठता साबित करती थीं, तो कंपनी की आम इस्तेमाल वाली मशीनों को उतनी सफलता नहीं मिली। 60 के दशक के दूसरे हिस्से तक तकनीकी रूप से अच्छे मोटरसाइकिल डिजाइन के मामले में काफी पीछे रह गए थे। एमवी अगुस्ता की मोटरसाइकिलें 50 के दशक की तकनीक जैसी दिखती थीं। वही पहली सीरियल क्रॉसवाइज 4, जिसे काले रंग में रंगा गया था, उसे एक अप्रिय उपनाम काला सुअर मिला और लोगों ने उसे ठंडी प्रतिक्रिया दी। 1965 में 3 सिलेंडर वाला रेसिंग मॉडल बनाया गया, जो ब्रांड के सबसे सफल रेसिंग मॉडलों में था। 3 सिलेंडर वाली एमवी अगुस्टा मोटरसाइकिल, जिसे त्रिचिलिंड्री के नाम से जाना जाता है, पर जियाकोमो अगुस्तिनी ने 1966 से 1973 के बीच अपने 15 में से 13 विश्व चैंपियन खिताब जीते। 3 सिलेंडर वाला इंजन 250 सीसी ट्विन के आधार पर बनाया गया था, जिसकी डिजाइन क्षमता 350 सीसी थी। इंजन को 1966 में पूरी तरह से विकसित किया गया और साथ ही 500 सीसी वर्जन भी बनाया गया। इस इंजन और मोटरसाइकिल ने साबित किया कि जापानी मोटरसाइकिल निर्माताओं की ताकत को भी पछाड़ा जा सकता है। इसके लिए बस सही इंजीनियरों की टीम और अपने काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंडिंग चाहिए। इस वीडियो के फुटेज में
अब बुजुर्ग हो चुके जियाकोमो अगोस्तिनी इन मोटरसाइकिलों में से एक को स्टार्ट करते हैं। इसकी आवाज को महसूस कीजिए। वैसे अगुस्ता के पास रेसिंग के लिए इनलाइन 6 सिलेंडर के प्रोटोटाइप मौजूद थे। पहला प्रोटोटाइप 1957 में 350 सीसी क्लास में था। बाद में यह प्रोजेक्ट 1968 में फिर से शुरू किया गया, लेकिन इन मोटरसाइकिलों में से कोई भी रेस ट्रैक तक नहीं पहुंच पाया। अब एकमात्र बची 6 सिलेंडर मोटरसाइकिल एमवी अगुस्ता के फैक्ट्री म्यूजियम में है। में से भी 60 का दशक मैकेनिको वेरगेरा के लिए प्रयोगों का दौर था। कंपनी ने विभिन्न तकनीकों में खुद को आजमाया ताकि ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी कर सके और सरकारी ठेके पा सके। 40 के दशक के अंत से ही 3 पहियों वाली तकनीक की एक पूरी श्रृंखला मौजूद थी। 56 में एक पूर्ण विकसित एमवी अगुस्ता कार आई। मॉडल 1100D एक छोटा ट्रक था जिसमें 1.1 लीटर का 27 हॉर्स पावर वाला डीजल इंजन लगा था और ये 1 टन माल ले जाने में सक्षम था। प्रयोगात्मक मशीनों में उल्लेखनीय है 1959 की एक सीट वाली एयर कुशन सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ी, 300 सीसी 2 स्ट्रोक ट्विन इंजन, 1962 का कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर और इटली के रक्षा मंत्रालय के लिए 1969 का आर्टिकुलेटेड ट्रैक्ड ऑल टेरेन व्हीकल। लेकिन इनमें से कोई भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ और फिर 70 का दशक आ गया। अमेरिका के एमवी अगस्टा डीलरों ने इनलाइन 4 इंजन में बड़ी संभावनाएं देखीं और उन्होंने सुझाव दिया कि फ्लैगशिप 750 सीसी मॉडल के साथ अमेरिकी बाजार में प्रवेश किया जाए। तो 1970 में मशहूर 750 स्पोर्ट और 750 एस अमेरिका पेश किए गए। ये बेहतरीन और दमदार मोटरसाइकिलें थीं। 750 एस अमेरिका एक शानदार मॉडल था। इसका इंजन अधिकतम 75 हॉर्स पावर देता था और यह मोटरसाइकिल 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी। हालांकि डीलरों की ढेरों ऑर्डर, जबरदस्त लोकप्रियता और पैसों की उम्मीदें $6,500 की ऊंची कीमत ने तोड़ दी। इसका प्रतिद्वंदी होंडा सीबी 750 3 गुना सस्ता था, सिर्फ $2,200। 71वें साल में एमवी अगुस्ता के लिए एक दुखद घटना घटी। 2 फरवरी को 63 साल की उम्र में डोमिनिका अगुस्ता का निधन हो गया और कंपनी के लिए बदलाव आने वाले थे। ये बदलाव अच्छे नहीं थे। कंपनी, जो बाजार में अपनी मोटरसाइकिलों की संख्या के हिसाब से कभी बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मशहूर नहीं थी, उसे जापानी कंपनियां पूरी तरह से पीछे छोड़ रही थीं। डोमिनिका के निधन के बाद वहां उनके सबसे छोटे भाई कोर्राडो ने कमान संभाली। कोर्राडो अगुस्ता को मोटरसाइकिलों और रेसिंग का उतना जुनून नहीं था और मोटरसाइकिल निर्माण का पतन स्वाभाविक था। हालांकि जड़ता के चलते कंपनी अगले 6 साल तक तकनीक बनाती रही और 1976 तक रेसिंग में हिस्सा लेती रही। 70 के दशक में उनकी प्रोडक्ट लाइन में 350 सीसी की मोटरसाइकिल भी शामिल हो गई। शुरुआत में 350 भी थोड़ा पुराना दिखता था, लेकिन कंपनी ने मदद के लिए सबसे महान डिजाइनरों में से एक जॉर्जेट्टो जिउजियारो का रुख किया और उन्होंने 1973 तक एमवी अगुस्ता 350 इपोटेजी को डिजाइन किया। यह मोटरसाइकिल भले ही सिर्फ 2,500 यूनिट्स 3 साल में बनी, अगले 1.5 दशक तक मोटरसाइकिल जगत में ट्रेंड सेक्टर बन गई। लंबा टैंक, तीखे किनारे, कास्ट अलॉय व्हील्स, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और ऑप्शनल फेयरिंग, बिल्कुल ग्रांड प्री बाइक्स की तरह। यह दिखने में बहुत कूल था। साथ ही यह काफी दमदार मशीन थी। 27 हॉर्स पावर और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड। 2 साल बाद क्रांतिकारी 350 सीसी मॉडल का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1976 में इपोटेजी के आधार पर मोटरसाइकिलों की एक लिमिटेड सीरीज निकाली गई, 500S, जिसमें इंजन का वॉल्यूम 472 सीसी था और 55 हॉर्स पावर थी, और रेसिंग वर्जन 500SS, जिसमें 66 हॉर्स पावर थी। आखिरी मॉडल के केवल 5 यूनिट ही बनाए गए थे। साथ ही कम संख्या में सिविलियन चौकड़ी भी विकसित हो रही थी। 750 सीसी के स्पोर्ट और अमेरिका के बाद इनलाइन इंजन वाले मॉडल आए, जिनकी मोटर क्षमता क्रमशः 790, 837 और 862 घन सेंटीमीटर थी। 70 के दशक में कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना बंद किया। फिर भी आर्थुरो रोमानी को एमवी अगुस्ता ब्रांड के तहत मोटरसाइकिल बनाने बेचने की अनुमति दी। सबसे उन्नत ग्रां प्री मॉडल, जो 1978 का था, उसमें 119 हॉर्स पावर थी
और उसका वजन केवल 202 किलोग्राम था। यह 0 से 100 किलोमीटर में घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.9 सेकंड में पकड़ती थी। सत्तर के दशक के मध्य तक एमवी अगुस्ता की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी, जिससे उन्हें रेसिंग प्रोग्राम और सिविल मॉडल्स की रेंज कम करनी पड़ी। कंपनी ने 1977 में मोटरसाइकिलों का उत्पादन बंद कर दिया था और बची हुई मशीनें 1980 तक बिकती रहीं। कोर्राडो अगुस्ता शायद यही चाहते थे कि ब्रांड चुपचाप खत्म हो जाए, लेकिन सब कुछ थोड़ा अलग हुआ। इटली में कास्तिग्लियोनी परिवार है। 1960 में जियोवानी कास्तिग्लियोनी ने धातु की फिटिंग बनाने वाली कंपनी की स्थापना की थी और भौगोलिक रूप से उनका व्यवसाय अगुस्ता और एरमाक की फैक्ट्री के पास था। एमवी अगुस्ता कास्तिग्लियोनी भाइयों का सपना थी और 1976 के अंत में जब इस कंपनी ने मोटर रेसिंग से हटने की घोषणा की तो उन्होंने इसकी रेसिंग टीम को खरीदने की कोशिश की। लेकिन कोर्राडो अगुस्ता अमीर नए लोगों को ब्रांड नहीं देना चाहते थे और चाहते थे कि यह शांति से खत्म हो। तब कास्टिग्लियोनी ने सुजुकी RG 500 मोटरसाइकिल खरीदी, उसे एमवी अगुस्ता के पारंपरिक रंगों लाल और चांदी में रंगा और 1978 के सीजन की रेस में पेश किया। उसी साल उन्होंने वोरेजे में हार्ले डेविडसन से एरमाकी कारखाना खरीदकर उसका नाम काजीवा रखा। मोटरसाइकिल निर्माण शुरू हुआ और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट काजीवा 500 जीपी था, जिसे एजियो मस्केरोनी ने डिजाइन किया। कास्टिग्लियोनी ने जल्द ही अपने उद्यम को इटली का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता बना दिया, जो हर साल 40,000 यूनिट्स का उत्पादन करता था। 80 के दशक में कास्टिग्लियोनी भाइयों ने ब्रांड्स खरीदे और उनकी रेसिंग काजीवा ने शुरुआती जीतें दिलाईं। कंपनी की मशीनों ने मोटोक्रॉस में अच्छा प्रदर्शन किया और उसके विशेष संस्करणों ने हाल ही में शुरू हुई पेरिस डकार रैली में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तब तक कास्टिग्लियोनी ने डुकाटी, मोटोमोरिनी और हुस्क्वर्ना खरीद ली थी। एमवी अगुस्ता का नाम फिर से अखबारों और पत्रिकाओं की सुर्खियों में जुलाई 1986 में आया, जब प्रेस में कंपनी के मशहूर रेसिंग डिवीजन के रेसिंग मोटरसाइकिल, प्रोटोटाइप चेसिस और इंजन की बिक्री का ऐलान छपा। इस खबर से इतना हंगामा हुआ कि प्रमुख पत्रकारों ने सरकार से सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की। दुर्भाग्यवश इन अजेय रेसिंग मोटरसाइकिलों के ऐतिहासिक और तकनीकी महत्व के बावजूद उद्योग मंत्रालय और सरकारी होल्डिंग्स की रुचि आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एमवी अगुस्ता का बचा सामान इटालियन अमेरिकन रोबर्टो यानुत्से को मिला। यानुत्से विवाद सुलझते ही एमवी अगुस्ता फिर सुर्खियों में आई। ये 1992 की वसंत ऋतु में काजीवा मोटर के प्रेस विभाग के एक अप्रत्याशित बयान की बदौलत हुआ। घोषणा की गई कि एमवी अगुस्ता ब्रांड के अधिकार आधिकारिक रूप से कास्टिग्लियोन ग्रुप को सौंप दिए गए हैं। बातचीत में चर्चा सिर्फ ट्रेडमार्क के स्वामित्व पर केंद्रित रही, क्योंकि लगभग सभी उत्पादन सुविधाएं और मोटरसाइकिलें बिक चुकी थीं। बस कुछ सड़क और रेसिंग मशीनें बची थीं, जिन्हें अगुस्ता के पूर्व कर्मचारियों की एसोसिएशन ने संभाल रखा था। इस खबर से मोटरसाइकिल प्रेमियों में हलचल मच गई। इटली के मोटरसाइकिल उद्योग के सबसे गतिशील और दृढ़ निश्चयी उद्यमी द्वारा ट्रेडमार्क खरीदने से एमवी अगुस्ता के पुनर्जागरण की काफी हद तक गारंटी हो गई। आखिरकार कास्टिग्लियोने परिवार उस समय के एकमात्र ऐसे उद्यमी थे जो कठिन समय में मोटरसाइकिल कंपनियों को पुनर्जीवित करने और उन्हें एक सफल व्यवसाय में बदलने में सक्षम थे। चजीवा मोटर के इंजीनियरों ने नई शुरुआत से काम करते हुए पूरी कोशिश की और प्रसिद्ध अगुस्ता के 3 व 4 सिलेंडर इंजन मॉडल से प्रेरणा ली। यूरोपीय मोटरसाइकिल निर्माण में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, इसलिए क्लाउडियो कास्टिग्लियोनी दुविधा में थे, जापानी इंजन लें या खुद नया इंजन बनाएं। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और फरारी द्वारा विकसित F4 प्रोजेक्ट पर रुक गए, जिसे बाद में एमवी अगुस्ता के इंजीनियरों ने और बेहतर बनाया। इंजन बनाते समय कुछ विशेष समाधान अपनाए गए, जैसे कि रेडियल वॉल्व की व्यवस्था और हटाई जा सकने वाली गियर बॉक्स। पहला समाधान फरारी के मल्टी सिलेंडर इंजनों से आया, जबकि दूसरा ग्रां प्री मोटरसाइकिल काजीवा जीपी से। नए इंजन के औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ चेसिस और डिजाइन भी विकसित किए जा रहे थे। ये जिम्मेदारी क्षेत्र के प्रसिद्ध मास्टर मासिमो ताम्बुरिनी को सौंपी गई थी, जो काजीवा रिसर्च सेंटर के निदेशक थे। पहला प्रोटोटाइप मिलान में 1997 के शो से ठीक पहले पूरा हुआ था
और 16 सितंबर को पत्रकारों के सामने पेश किया गया था। रिपोर्टर MV अगुस्ता F4 से हैरान रह गए। ये मोटरसाइकिल एक कला का नमूना थी, जिसे कंपनी के खास लाल और सिल्वर रंगों में रंगा गया था। MV अगुस्ता F4 को तुरंत सफलता मिली और ये मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए एक सपना बन गई। इसके बाद उत्पादन प्रक्रिया को 2 स्पष्ट चरणों में विभाजित किया गया। पहले चरण में F4 गोल्ड की लिमिटेड सीरीज की 300 मोटरसाइकिलें बनाने की योजना थी। कार्बन के बॉडी पार्ट्स, मैग्नीशियम अलॉय की डिटेल्स और सैंड कास्टिंग से बने इंजन के कार्टर के साथ। अगला चरण F4S मॉडल का उत्पादन है, जिसे ज्यादा लोगों के लिए बनाया गया है क्योंकि इसकी कीमत पिछली वर्जन की तुलना में आधी होगी। अप्रैल 1999 में F4 गोल्ड को पहली बार मोनाजा रेस ट्रैक पर चलती हुई दिखाया गया, जिससे 100 से ज्यादा पब्लिकेशनों में इसका जिक्र हुआ। इस मोटरसाइकिल ने 280 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार, अनोखे चेजिस और शानदार कंट्रोल से सबको प्रभावित किया। 68 मिलियन लीरा, 35,000 यूरो से ज्यादा की कीमत के बावजूद F4 गोल्ड को दुनिया भर के सबसे अमीर और समर्पित मोटरसाइकिल प्रेमियों ने तुरंत खरीद लिया। पुनर्जीवित ब्रांड के प्रचार के साथ साथ पर्दे के पीछे भी प्रक्रियाएं चल रही थीं। 00 दशक की शुरुआत में MV अगुस्ता कोजीवा समूह का मुख्य ब्रांड बना, लेकिन दुर्भाग्यवश नकदी की कमी ने क्लाउडियो कास्टिलियोनी को दिसंबर 2004 में मलेशियाई निर्माता प्रोटॉन को 70 मिलियन यूरो में नियंत्रण हिस्सेदारी बेचने के लिए मजबूर कर दिया और उसने सिर्फ 1 साल बाद कंपनी को इतालवी वित्तीय होल्डिंग जेवी को केवल 1 यूरो में सौंप दिया। जेवी अपने हिसाब से चल रहे थे। इस होल्डिंग को फर्क नहीं पड़ता था कि क्या बनाना है, बस तुरंत मुनाफा चाहिए था। उन्होंने कास्टिलियोनी की नॉर्टन की नई तकनीक लाइन का समर्थन नहीं किया और 2007 में हस्क्वार्ना को BMW को बेच दिया। क्लाउडियो इन फैसलों से बेहद निराश थे, खासकर जब अगुस्ता का उत्पादन मुश्किल से चल रहा था और दुखद अंत करीब लग रहा था। लेकिन फिर कास्टिलियोनी ने टोपी से खरगोश निकाल लिया। जुलाई 2008 में हार्ले डेविडसन समूह ने घोषणा की कि वो उसी कंपनी को $109 मिलियन में खरीद रहा है, जिसे उसने ठीक 30 साल पहले बेचा था। क्लाउडियो कास्टिलियोनी उसके अध्यक्ष बने रहे और लगभग 40 मिलियन यूरो की अमेरिकी निवेश से कर्ज चुकाने, मौजूदा मॉडलों को आधुनिक बनाने और एजियो मस्केरोनी की डिजाइन वाला बिल्कुल नया 675 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन तैयार करने में मदद मिली। हाँ, वही इंजीनियर जिन्होंने रेसिंग कोजीवा 500 GP डिजाइन किया था। लेकिन हार्ले से सहयोग ज्यादा समय नहीं चला। दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी थी और हार्ले डेविडसन, जो अमेरिकी बाजार में बिक्री गिरने से परेशान था, ने अक्टूबर 2009 में MV अगुस्ता को बिक्री के लिए पेश करने की घोषणा की। यही क्लाउडियो की किस्मत चमक उठी, और वो भी खूब। 6 अगस्त 2010 को MV अगुस्ता, जो अब आर्थिक रूप से मजबूत और काफी हद तक तरोताजा हो चुकी थी, फिर से इटालियनों के हाथों में लौट आई। इसे 1 यूरो में फिर से कास्टिलियोनी परिवार ने खरीद लिया। 2009 में नया अपडेटेड लीटर मोटर कोर्सा कोर्टा, जिसकी ताकत 201 हॉर्स पावर थी, पेश किया गया। 4 सिलेंडर F4 और ब्रूटाले 990 और 1090 भी अपडेट और मॉडर्नाइज किए गए। नए 3 सिलेंडर इंजन ने MV अगुस्ता F3 मिड कैपेसिटी स्पोर्ट बाइक के निर्माण को प्रेरित किया, जो 2012 में डेब्यू हुआ और 600 सीसी क्लास में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक बन गया। इसके अलावा 2012 में 3 सिलेंडर इंजन के साथ नेकेड मॉडल ब्रूटाले 675 को भी पेश किया गया। 2013 में इस परिवार में 800 सीसी की 3 सिलेंडर बाइक्स F3 और ब्रूटाले भी शामिल हो गईं। 2013 के अंत में MV अगुस्ता ने राइवल 800 पेश किया, एक एक्सक्लूसिव मॉडल जो नेकेड और सुपरमोटो का एक तरह का संयोजन था, और अपने डेब्यू साल में इसे सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिल का खिताब मिला। साथ ही 2013 में MV अगुस्ता ने तुरिज्मो वेलोचे 800 मॉडल पेश किया, MV अगुस्ता की पहली टूरर बाइक। 17 अगस्त 2011 को लंबी बीमारी के बाद 64 साल की उम्र में MV अगुस्ता के मालिक और अध्यक्ष क्लाउडियो कास्टिलियोनी का निधन हो गया। कुछ महीने पहले ही उन्होंने मिलान प्रदर्शनी में 3 सिलेंडर F3 परिवार का प्रोटोटाइप पेश किया था। उनकी जगह कंपनी के प्रमुख बने क्लाउडियो के बेटे जियोवानी कास्टिलियोनी। 2014 में ब्रूटाले 800 ड्रैगस्टर वर्जन आया, जिसने बाद में ड्रैगस्टर मॉडल के एक अलग परिवार की शुरुआत की।
लगता था कारोबार बढ़ रहा है, जिसे बिक्री के आंकड़े साबित करते थे। 2011 में एमवी अगुस्ता ने डीलरों को 3,687 मोटरसाइकिलें भेजीं, 2012 में 6,557, 2013 में 7,488 और 2014 में 9,200। लेकिन चाहे यह कितना भी विरोधाभासी क्यों न लगे, उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि ने कर्ज के बोझ और उत्पादन लागत को बढ़ा दिया। कंपनी को डीलर नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी में भी समस्याएं थीं। विकास में निवेश कम करना पड़ा और उत्पादन की मात्रा घटकर सालाना 6-7 हजार यूनिट रह गईं। कंपनी पर नगरपालिका अधिकारियों ने सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिससे दिवालियापन की संभावना खत्म हो गई। साल 2017 में वह निवेशक मिल गया जिसने स्थिति को बचा लिया। नवंबर 2016 में जियोवानी कास्टिलियोनी और एंग्लो रूसी फंड कोमसार इन्वेस्ट, जो ब्लैक ओशन ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जिसे सरदारों परिवार द्वारा संचालित किया जाता है, ने निवेश समझौता करने पर सहमति जताई। अदालत ने मार्च 2017 में उनके प्रस्तावित एमवी अगस्ता ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी और सुरक्षा अधिनियम की अवधि बढ़ा दी। 2017 के मध्य में नए साझेदारों ने अपने व्यावसायिक संबंधों को अंतिम रूप दे दिया, जिसके अनुसार एमवी अगस्ता के 51% शेयर जियोवानी कास्टिलियोनी के पास रहते हैं और 49% ब्लैक ओशन ग्रुप के पास चले जाते हैं। अक्टूबर 2019 में कंपनी ने अपना नया 5 वर्षीय बिजनेस प्लान घोषित किया, जिसमें हर साल 25,000 यूनिट्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। एमवी अगस्ता के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार उत्पादन में वृद्धि को मध्यम क्षमता वाली बाइकों के जरिए हासिल किया जाएगा, जिन्हें चीनी ब्रांड्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। आजकल एमवी अगस्ता कंपनी तेजी से तरक्की कर रही है, खासकर नवाचार और डिजाइन पर ध्यान दे रही है। इसका शानदार उदाहरण नई सुपर वेलोचे मॉडल है, जो रेट्रो स्पोर्ट्स स्टाइल में 2020 में पेश हुई थी। ये मॉडल सीमित सीरीज में कई वेरिएंट्स में बनती है, जो ब्रांड के अनुभवी शौकीनों के लिए है। 2022 तक सुपर वेलोचे में 800 सीसी का इंजन लगाया जाता था और 2024 की पहली छमाही में सुपर वेलोचे 1000 सीरीज ओरो की प्रस्तुति हुई। आज एमवी अगस्ता, जैसे कि 60 साल पहले था, एक छोटा लेकिन प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता है। 50 और 60 के दशक में बेहतरीन स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलों पर जोर था, जिससे कंपनी विश्व प्रसिद्ध हुई। अब कंपनी की प्रसिद्धि उसके लिए काम करती है और उसकी मॉडल लाइन ब्रांड की बेहतरीन परंपराओं को समेटे दमदार और आक्रामक मशीनों से बनी है। इस ब्रांड का भविष्य इसके नेतृत्व की कार्यशैली और दूरदर्शिता पर निर्भर करता है, साथ ही वैश्विक मोटरसाइकिल उद्योग में आने वाले बदलावों पर भी। दोस्तों, इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। यही है एमवी अगस्ता मोटरसाइकिलों का इतिहास। जैसा कि हमेशा करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि मेरे काम को समर्थन देना बहुत मुश्किल नहीं है। एक टिप्पणी लिखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ साझा करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मैं खास तौर पर उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे चैनल को YouTube पर स्पॉन्सरशिप के रूप में या वीडियो में दिए गए डिटेल्स के जरिए एक मुश्त डोनेशन देकर समर्थन करते हैं। आपके साथ था चैनल क्रास मोटो। फिर मिलेंगे।